तुम एक अच्छे इंसान हो कुंदन, परंतु मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम इतने परेशानी में रहकर भी मुझसे कुछ नहीं चाहते। ये बताता है कि तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हो। पेड़ एक सोने से भरा घड़ा जादू से कुंदन के हाथों में दे देता है। ये लो, इसमें तुम अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सकोगे और अपने लिए एक नया घर भी बनवा सकोगे। बाकी तुम्हारी मेहनत तो है ही। इतना कहकर पेड़ गायब हो जाता है। भैया, इतना सारा सोना, अब तो हम अच्छे से अपना घर बनवा सकते हैं। कुंदन उस भैया, ओ भैया, क्या हुआ? आज आप इतनी देर तक सो रहे हैं? क्या बात है भैया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बहन, लगता है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। थकान सी तो लग रही है। भैया, आप एक काम करो, आज आप आराम करो। जंगल से लकड़ियाँ मैं ले आती हूँ। नहीं बहन, तुम जंगल मत जाओ, मैं हूं ना। मेरे होते हुए मेरी बहन को जंगल जाना पड़ेगा क्या? भैया, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बोल रही थी। और अगर थोड़ी बहुत भी घर पे लकड़ियाँ होती तो आज आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन घर में बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं बची हैं, सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मैं अभी जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आता हूँ। लकड़ियाँ बेचने के लिए भी तो चाहिए, वरना घर का गुजारा कैसे चलेगा। कुंदन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल के लिए निकल पड़ता है। भैया, ये रोटी की पोटली तो रख लीजिए। हाँ, लाओ बहन। कुंदन रोटी की पोटली रखता है। ठीक है बहन, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। ठीक है भैया, आप भी अपना ख्याल रखना। कुंदन जंगल की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे उसी गांव का एक दूसरा लकड़हारा मिलता है। अरे कुंदन, लकड़ियां लेने जा रहे हो क्या? हाँ काका, मैं लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ जंगल। ठीक है, जाकर ले आओ, पर याद रहे जंगल में पूर्वी दिशा की ओर मत जाना। सुना है वहां से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आती है। कल तो अपना बिरजू बता रहा था, एक औरत उसे आवाज दे रही थी, लेकिन वो डर के मारे वहां से भाग गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं नहीं डरता किसी भूत भूत से। जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ बेटा, हम लकड़हारे करें तो करें क्या? एक ही तो साधन है हमारे पास, लकड़ी काट कर पैसे कमाना। और उस पर भी ऐसी ऐसी चीज अगर हम सुनेंगे तो क्या ही होगा हमारा। सभी तुम्हारी तरह बहादुर थोड़ी ना होते हैं बेटा। मुझे जैसे ही ये बात बिरजू ने बताई, मैं तो उल्टे पांव लौट आया। जान है तो जहान है बेटा। अरे सुरेश काका, चलो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। ये सब कहने की बात है, भूत भूत कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। वो औरत कहीं चुड़ैल निकली तो। ठीक है काका, मैं चलता हूँ फिर। हाँ बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और जंगल में ध्यान से जाना। कुंदन जंगल की ओर बढ़ जाता है। आज तो यहाँ कहीं भी सूखी लकड़ियाँ मिल ही नहीं रही है, अब क्या करूँ? कुंदन की एक अच्छी आदत थी, वो कभी गीली लकड़ियाँ नहीं तोड़ता था, हमेशा सूखी लकड़ियाँ काटता था। एक काम करता हूँ, मैं आगे जाकर देखता हूँ, शायद आगे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाए। कुंदन उस घने जंगल में आगे बढ़ जाता है। अरे, इस जगह तो सतीश काका ने आने के लिए मना किया था। खैर जाने दो, मुझे तो लकड़ियाँ से मतलब है। अगर लकड़ियाँ नहीं मिली तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और अभी तो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तभी तो अपनी बहन की शादी कर पाऊंगा। नहीं, मुझे जाना ही होगा। ऐसा कहकर कुंदन आगे बढ़ जाता है। तभी वो देखता है वहाँ बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ पड़ी है। मैं जल्दी से इन्हें अपनी कुल्हाड़ी से काट लेता हूँ। कुंदन जैसे ही कुल्हाड़ी से लकड़ी काटना शुरू करता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। हे भगवान, रक्षा करना, इस घने जंगल में अभी कौन रो रहा है? कुंदन आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी और जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। ये क्या? आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है और रोने की आवाज भी आ रही है। अरे कौन है? कौन है वहाँ पर? रो कौन रहा है? कुंदन आगे बढ़कर देखता है, जहाँ एक लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। अरे कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? लड़की बहुत सुंदर थी, जिसे देखकर कुंदन की आंखें उससे हट ही नहीं रही थीं। अरे क्या हुआ, बताओ ना, तुम रो क्यों रही हो? और इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? और तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोनी है, मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। पास में कहाँ? क्या तुम इस जंगल में रहती हो?
हाँ, यहीं पास में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, मैं वहीं रहती हूँ। पर इस जंगल में तुम अकेले कैसे रहती हो? क्या तुम्हें यहाँ पर डर नहीं लगता? नहीं, मेरे साथ मेरे बूढ़े पिताजी रहते हैं। लेकिन फिर भी तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? गांव में रहो, वहाँ सब है। यहाँ तो तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो तुम किससे मदद मांगोगे? जैसे अभी तुम रो रही हो, वैसे आप रो क्यों रही थी अभी? मेरी बकरी ना जाने कहाँ चली गई। मैं उसे यहीं छोड़कर लकड़ी काट रही थी। जब मैं उसके पास आई तो वो यहाँ से गायब थी। ना जाने मेरी बकरी कहाँ चली गई। बहुत देर से खोज रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही। अच्छा, ऐसी बात है। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, साथ में मिलकर उसे खोजते हैं। कुंदन सोनी के साथ बकरी को खोजने लगता है। तभी उसकी नजर एक बड़े गड्ढे पर जाती है जहाँ बकरी फंसी हुई थी। वो देखो, वो रही तुम्हारी बकरी। शायद वो उस गड्ढे में यहाँ से आते समय गिर गई होगी। कुंदन बकरी को गड्ढे से बाहर निकालता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मेरी बकरी मुझे मिल गई। इसमें धन्यवाद कहने की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। चलो अब मैं चलता हूँ। ठीक है। कुंदन कुछ सूखी लकड़ियां उठाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन सोनी वहाँ से उसे गायब मिलती है। अरे इतनी जल्दी? ये लड़की गई कहाँ? सूरज काका ने कहा था शायद वो लड़की तो नहीं। खैर मुझे क्या, अंधेरा भी होने लगा है, मुझे घर जाना चाहिए। कुंदन लकड़ी उठाता है और अपने घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो देखता है चांदनी रसोई में बैठी बैठी रो रही है। चांदनी, क्या हुआ बहन? तुम रो क्यों रही हो? आज घर पर सेठ जी आए थे भैया। ओह, क्या कहा उन्होंने? कहा 2 दिन के अंदर मेरा पैसा नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा। भैया हम कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे? वो पैसे जो हमने कभी लिए ही नहीं, वो पैसे हम सेठ जी को कैसे देंगे? क्या बताऊं बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तो जंगल में सूखी लकड़ियां कम होती जा रही है और ऊपर से ये परेशानी। सेठ जी ने एक बात और बोली है भैया। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? और बताओ बहन मुझे। यही कि अगर 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो या तो घर खाली करना पड़ेगा या फिर मुझे उनसे शादी करनी पड़ेगी। उसकी इतनी हिम्मत? वो मेरी बहन से ऐसी बात करता है? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं भैया, जाने दो, हम कुछ नहीं कर सकते। उसका सेठ बहुत पैसे वाला है और उसके पास बहुत सारे गुंडे भी हैं। आप कुछ करिए भैया, वरना वो सेठ मुझे यहाँ से सच में ले जाएगा अगर हमने उसके पैसे समय पर नहीं दिए तो। ठीक है बहन, मैं कुछ सोचता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे आपको ले जाने नहीं दूंगा। उसके पैसे उसके मुंह पे मारूंगा। वक्त आने दो, कहीं से भी मैं पैसे लाता हूँ। कुंदन खाना खाता है और अपने बिस्तर पर आकर लेट जाता है, लेकिन उसे सारी रात नींद नहीं आती। बहन की चिंता उसे बहुत परेशान करती है। न जाने पिताजी ने सेठ से कौन सा कर्ज लिया था और उसे चुकाया भी नहीं, ना ही उन्होंने मुझे बताया। बस सेठ जी के पास जो कागज है उस पर पिताजी का अंगूठा के निशान इतना ही है, और इसके अलावा मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। हे ऊपर वाले, कुछ रहम कर मुझ पर, कुछ रहम कर ऊपर वाले। मैं बहुत मेहनत करूंगा, आपसे ढेर सारी लकड़ियां लेकर आया करूंगा और बाजार में बेचा करूंगा। उससे जितना भी पैसा आएंगे उन सभी पैसों को मैं सेठ जी को दे दूंगा, लेकिन कभी अपनी बहन को उस मक्कार सेठ के पास नहीं जाने दूंगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं अपनी बहन को पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कोई तकलीफ भी नहीं आने दूंगा। अगली सुबह। बहना, मैं जंगल जा रहा हूँ। भैया आज इतनी जल्दी क्यों? बहन, आज तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। सेठ जी का कर्ज जल्द से जल्द चुकाना है। चांदनी समझ चुकी थी उसके भैया को चिंता है, कहीं सेठ जी उसकी बहन को अपने साथ ना ले जाएं। ओ मेरे प्यारे भैया, आपको मेरी कितनी फिक्र है। मैं नहीं करूंगा तेरी फिक्र, तो और कौन करेगा बहन? मैंने माँ से वादा किया है कि आपको कोई आंच नहीं आने दूंगा। चल, मैं अब चलता हूँ बहन। भैया मैंने आपके लिए रोटी तो बनाई ही नहीं। मुझे नहीं पता था आप इतनी जल्दी लकड़ियाँ काटने निकल जाएंगे। पता होता तो मैं पहले ही बना के रखती। कोई बात नहीं, जंगल में बहुत सारे पेड़ लगे हैं, मैं आज उन्हीं से अपना काम चला लूंगा। ठीक है भैया। कुंदन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है और जंगल में लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। कुंदन लगातार 3 से 4 घंटे लकड़ियां काटता है। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज सारे जंगल में शोर मचा रही थी। उसकी मेहनत सारा जंगल देख रहा था और एक कोने में छुपी हुई वो लड़की थी। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। क्या करूँ, आज तो रोटी लाया ही नहीं। तभी कुंदन की नजर उन मीठे बेरों पर जाती है। एक काम करता हूँ, आज इन्हीं बेरों से काम चला लेता हूँ। कुंदन बेर तोड़ता है और खाने लगता है। तभी वो लड़की उसके पास आती है और कहती है, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तुम यहाँ कैसे?
हाँ मैं, पर आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने ये मीठे बेर खा लिए तो गजब हो जाएगा। क्यों? क्या गजब हो जाएगा भला? अरे ये मीठे बेर मैं तोड़ती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। ये सभी बेर मैंने ही लगाए हैं। अब आप ही बताइए, अगर आप इन बेरों को खा लेंगे तो मैं क्या बेचूंगी? ओह, मुझे माफ करना, अब मैं इन बेरों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? अरे मैं मजाक कर रही हूँ। इतने सारे बेर हैं, जी भर कर खाओ और अपने घर भी ले जाओ। ये कम होने वाले नहीं हैं। नहीं नहीं, ये आपके लगाए पेड़ है। मैं आज के बाद इनसे दूर ही रहूंगा। हाय, तुम कितने भोले इंसान हो। तुम बड़े नेक दिल इंसान हो वाकई। अच्छा जी। कुछ नहीं, बस आपकी कुल्हाड़ी की आवाज से आज सारा जंगल जल्दी जाग गया है। ऐसा भी क्या लालच कि खाने पीने की सुध भी भूल जाओ। इसे लालच नहीं कहते हैं। इंसान की मजबूरियां उसे हर मुश्किल काम करने पर मजबूर कर देती हैं। खैर, तुम जाओ, मैं थोड़ी और लकड़ियां काट लूं, फिर घर चला जाऊंगा। वैसे मैंने आज बहुत ही स्वादिष्ट कुछ बनाया है, क्या आप मेरे साथ खाएंगे? नहीं, मुझे लकड़ियां काट कर घर जाना है। कुंदन अपनी उतनी ही लकड़ियां उठाता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। इस इंसान के मन में ना कोई लालच है और ना ही कोई ईर्ष्या। आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। बेचारा लगता है बहुत परेशान है, फिर भी किसी से कोई मदद नहीं लेना चाहता। मैं इस जैसे आदमी की ही तो कई वर्षों से तलाश कर रही थी। आज मेरी तलाश पूरी हो गई। भैया आप आ गए? हाँ बहन। आज मैंने आपके लिए जल्दी से खाना बना लिया। आज आप बहुत थक गए होंगे ना भैया? नहीं बहन, मैं नहीं थका। चल आजा, साथ मिलकर खाना खाते हैं। भैया भैया उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ बहन, तुम चिल्ला क्यों रही हो? भैया आपकी मेहनत पर पानी फिर गया। देखो, कल जो आप लकड़ियाँ लेकर आए थे वो बारिश में भीग गई। क्या बारिश हो रही है? बारिश हो गई भैया, रात भर बारिश हुई और हमें पता ही नहीं चला। सारी लकड़ियाँ भीग गई। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो कोई गीली लकड़ी लेगा भी नहीं। ये क्या हो गया? सेठ जी भी कल पैसा लेने आएंगे। मैं क्या करूँगा भगवान? भैया आप फिक्र मत करो, मुझे उस सेठ में कोई कमी नहीं लगती। मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। पागल हो गई है क्या तू? ये क्या कह रही है? बहन, तेरा भाई अभी जिंदा है। लेकिन हमारी किस्मत मर चुकी है भैया। ऐसा कह चांदनी फूट फूट कर रोने लगी। चांदनी, तुम्हें अपने भाई पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया। तो कोई बात नहीं, लकड़ियाँ गीली हुई है, हमारी किस्मत नहीं। चल, अब तू कुछ बना दे मेरे लिए, मैं कुछ देखता हूँ। कुंदन मन में सोचता है, जंगल की लकड़ियाँ तो सारी गीली हो गई होगी। क्यों ना मैं उन पैरों को बाजार में बेच दिया करूँ। जो जंगल में लगी है वो तो उस जंगल में बहुत सारी लगी है। सोनी से कहूँगा कुछ मुझे तोड़ लेने दिया करो। कुंदन यही सोचकर जंगल की ओर निकल जाता है और सोनी को जंगल में खोजने लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। सोनी ने तो कहा था पास में ही एक बरगद का पेड़ है, वो उसी के पास रहती है। मुझे वो बरगद का पेड़ ढूंढना चाहिए। कुंदन सारे जंगल में बरगद का पेड़ ढूंढता है और बरगद का पेड़ ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बहुत अंदर चला जाता है। वो रहा बरगद का पेड़, लेकिन यहाँ तो आसपास कोई झोपड़ी या घर दिखाई ही नहीं दे रहा। कुंदन उस बरगद के पेड़ के आसपास सोनी को बहुत खोजता है, लेकिन उसे कहीं सोनी नहीं मिलती। कुंदन उदास हो जाता है और उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मुझे मान लेना चाहिए, सच में मेरी किस्मत खराब है। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, कुछ नहीं होने वाला है। कुंदन के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। उसे डर था कि आज अगर सेठ जी के पैसे नहीं दिए तो सेठ जी उसकी बहन को कहीं अपने साथ लेकर न चले जाएं। क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने जो अपनी माँ को वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। कुंदन बहुत रोता है। तभी उसकी नजर उसके हाथ वाली कुल्हाड़ी पर जाती है। वो उससे खुद को मारने ही वाला था कि तभी एक आवाज आई। रुक जाओ, खुद को खत्म करने से क्या होगा? क्या तुम बुद्धि हो? क्या तुम्हें खुद पर से विश्वास उठ गया है? कौन है? कौन 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 बोल रहा है? पीछे देखो, मैं तुम्हारे ही पास हूँ। ये जो बरगद का पेड़ तुम देख रहे हो, मैं इसी से बात कर रहा हूँ। अचानक से बरगद के पेड़ पर एक चेहरा उभर आया, जिसे देख कुंदन चौंक गया। ये क्या? आप तो एक पेड़ है, फिर भी आप बोल रहे हो? मैंने तो पहली बार एक बोलता हुआ पेड़ देखा है। कहीं आप कोई... अरे तुम डरो मत, मैं कोई गानो या दैत्य नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊंगा। सोनी ने तो कहा था वो यहीं कहीं रहती है, लेकिन वो... क्या हुआ?
तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ जो, यहाँ इस जंगल में मुझे एक लड़की मिलती है। उसने अपना घर का पता इसी बरगद के पेड़ के पास बताया था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रही है। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ, अब हंस क्यों रहे हो? तुम जिस लड़की को कब से ढूंढ रहे हो वो यहीं रहती है। अच्छा, पर वो मुझे कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही? सोनी पेड़ के पीछे से आती है। ओ, तो मैं तुम्हें ही देख रहा था। सोनी, ये सब क्या है? ये कैसा पेड़ है जो बात कर सकता है? कुंदन, ये पेड़ मेरे पिताजी हैं, जो एक श्राप के कारण इस जंगल में पेड़ रूप में हैं। हम वर्षों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? पर क्यों? मेरे पिताजी और मैं तुम्हारे ही गांव में रहते थे, लेकिन एक दिन जब मैं और पिताजी जंगल आए तब मैं अपनी बकरी चरा रही थी और मेरे पिताजी लकड़ियां काट रहे थे। तभी एक सिद्ध बाबा वहां से गुजर रहे थे। मेरे पिता जिस पेड़ के ऊपर बैठकर लकड़ियां काट रहे थे वो उसी लकड़ी के नीचे बैठ गए और आराम करने लगे। जैसे ही डाल कटी, सीधे उनके सिर पर आकर लगी और उनकी नींद टूट गई। सिद्ध बाबा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने पिताजी को पेड़ बन जाने का श्राप दे दिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे पिताजी के साथ। लेकिन तुम कैसे इस जंगल में रह गई? मैंने बहुत विनती की कि मेरे पिताजी ने जानबूझकर गलती नहीं की, उन्हें माफ कर दो। तब उन्होंने बताया, बेटी अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय है। वो क्या बाबा? जब कोई तुम्हारे ही गांव का ईमानदार और नेक इंसान इस जंगल पर आएगा और वो तुमसे इसी पैर के नीचे शादी करेगा, तब तुम्हारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओह, तो ये सब बात है। आप वही हैं? जिसका मुझे वर्षों से इंतजार था। क्या आप मुझसे शादी करेंगे? कुंदन बहुत सोचता है। ठीक है, अगर ऐसा करने से तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाते हैं तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुंदन और सोनी उसी पेड़ के नीचे शादी कर लेते हैं। मेरे बच्चों, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ऐसा कह वो बरगद का पेड़ एक आदमी में बदल जाता है। मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन अब मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मेरे सिर पर बहुत कर्ज है। बेटा तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। तीनों गांव की ओर निकल जाते हैं। सेठ कुंदन के दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही उन दोनों बाप बेटी को देखता है, सेठ चौंक पड़ता है। अरे जमींदार जी, आप इतने सालों बाद कहाँ चले गए थे आप? जमींदार, ये क्या कह रहे हो सेठ जी? सेठ जी, ये कोई जमींदार नहीं है, ये तो बेचारा मामूली से लकड़हारा है। तू नहीं जानता, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इन्हें। ये हमारे गांव के जमींदार जी हैं, जो कुछ बरसों से पहले गांव से गायब हो गए थे। सोनी, ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दरअसल सेठ जी सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी कोई लकड़हारे नहीं हैं। वो इस गांव के बहुत पुराने जमींदार हैं। फिर वो सब क्या था सोनी? वो सब एक योजना थी, क्योंकि उस दुष्ट बरगद के पेड़ ने मेरे पिताजी को अपनी तरह बना दिया था। अरे क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी जानते थे वो बरगद का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं है। उसकी हर एक डाल, हर एक टहनी, पत्तियां हीरे जवाहरात की बनी हुई है। जब वो उस पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने गए, तब उस पेड़ ने मेरे पिता को भी अपनी ही तरह पेड़ बना दिया। उन्हें दोबारा इंसान मैं तभी बना सकती थी जब किसी लड़की का विवाह उस पेड़ के नीचे हो। इसीलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। ये तुमने क्या किया मेरे साथ? मैं तो तुम्हारी सहायता करने के लिए ये सब किया था, लेकिन तुमने तो मेरा इस्तेमाल किया है। तुमने अच्छा नहीं किया है। तुम्हारा इस्तेमाल मैंने अपने फायदे के लायक किया था, क्योंकि तुम एक बहुत ही ईमानदार और साफ दिल इंसान हो। मैंने बहुत लोगों के साथ कोशिश की, लेकिन वो सभी उस लायक नहीं थे जिससे मेरे पिताजी दोबारा ठीक हो जाते। इसलिए मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चलिए पिताजी। सोनी पिताजी के साथ अपने घर चली आती है। कहाँ है मेरे पैसे? ला मुझे दे, वरना घर खाली कर या अपनी बहन को मुझे सौंप दे। निकल जाए इस घर से। सेठ जी, मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। अरे कमबख्त, बहुत मोहलत दे दी तुझे। अब नहीं जा, निकल जा इस घर से। कुंदन अपनी बहन चांदनी को लेकर निकल जाता है। कुछ देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद, भैया मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। हमें यहाँ कोई खाने पीने नहीं देगा बहन। चलो, जंगल में बहुत सारी पेड़ लगी हुई है, हम वहीं चलते हैं। कुंदन अपनी बहन को उन्हीं बेर के पास ले आता है। ये बेर बहुत मीठे हैं बहन, तुम इन्हें खा लो। कुंदन सारे जंगल में और भी खाने पीने की चीज ढूंढता है,
लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तभी उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। बहन, वो देखो, क्यों ना हम इसी झोपड़ी को अपना घर बना ले। हाँ भैया, वैसे भी गांव वाले और रिश्तेदार तो सिर्फ नाम के ही हैं। दोनों उस झोपड़ी में बहुत मेहनत करते हैं और अच्छी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। जब चांदनी और कुंदन जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं, तभी उन्हें एक रहस्यमयी पेड़ मिलता है जिसकी शाखाएं सोने की तरह चमक रही थीं। भैया, इस पेड़ को तो देखो कितना चमक रहा है। ये पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे सारा का सारा सोने का बना हो। अब नहीं, अब मुझे ऐसे पेड़ के पास नहीं जाना। वैसे भी उस आदमी ने और उस लड़की ने मेरा इस्तेमाल कर मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। चलो यहाँ से। मैं सब जानता हूँ बेटे। ये क्या? ये पेड़ तो बात कर रहा है। हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैं हर महीने एक बार इस जंगल में प्रकट होता हूँ। मेरी सारी शाखाएं, पत्तियां सब सोने की है। मैं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए हर महीने प्रकट होता हूँ, लेकिन लोगों का लालच ही कम नहीं होता और वे मुझे काटने को उतर हो जाते हैं। तुमने जिस आदमी को उस पेड़ से मुक्त करवाया, उसे मैंने ही पेड़ बनाया था, क्योंकि वो मेरी सारी टहनियां, सारी शाखाएं काटने आया था। हे पेड़ देवता, मुझे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मैं लालच में आकर आपको नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम एक अच्छे इंसान हो कुंदन, परंतु मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुम इतने परेशानी में रहकर भी मुझसे कुछ नहीं चाहते। ये बताता है कि तुम बिल्कुल भी लालची नहीं हो और अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हो। पेड़ एक सोने से भरा घड़ा जादू से कुंदन के हाथों में दे देता है। ये लो, इसमें तुम अपनी बहन की शादी अच्छे से कर सकोगे और अपने लिए एक नया घर भी बनवा सकोगे। बाकी तुम्हारी मेहनत तो है ही। इतना कहकर पेड़ गायब हो जाता है। भैया, इतना सारा सोना, अब तो हम अच्छे से अपना घर बनवा सकते हैं। कुंदन उसी जंगल में अपना बहुत बड़ा महल बनवा लेता है, जिसकी चमक दूर तक जाती है। दूर गांव के लोग रात में उस घर की चमक देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और अपने अपने बेटे के लिए चांदनी का रिश्ता लेकर जाते हैं। ये क्या? कुंदन की किस्मत अचानक जगमगा गई। लगता है कोई खजाना हाथ लग गया है इसके। कुछ ही दिनों में कुंदन अपनी बहन की शादी एक अच्छे लड़के से कर देता है और जब भी गांव में कोई परेशानी में होता, उसकी मदद उस पेड़ के जरिए करने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।